नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश बात देवभूमि की में। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। उत्तराखंड की बात इस खास पेशकश के जरिए हम करते हैं और वहां के मुद्दों से जुड़ी खास चर्चा आपके सामने हम लेकर आते हैं। उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि पहाड़ों में बड़ी तेजी से मौसम बदलता है, लेकिन जिस तेजी से मौसम बदलता है, फिलहाल के कुछ समय के दौरान उत्तराखंड की सियासी फिजा उससे भी तेज करवट लेती नजर आती है। 21 साल बीत चुके हैं उत्तराखंड को अस्तित्व में आए और इस दौरान करीब करीब आधा दर्जन बार प्रदेश की मुखिया को बदलते हुए यहां की जनता ने देखा है। अब एक बार फिर चुनाव है और करीब करीब माना जा रहा है कि 2-3 महीने के भीतर यहां पर एक नई सरकार होगी। क्या भाजपा फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या कांग्रेस पार्टी जो लगातार यहां पर दावे कर रही है कि इस बार उनकी सरकार वापस आ सकती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी यहां पर संभावनाओं के रूप में उत्तराखंड को देखती है। दिल्ली और पंजाब के बाद सबसे ज्यादा संभावना अगर आम आदमी पार्टी को कहीं नजर आती है तो वो उत्तराखंड है। लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी यहां पर आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो जिस तरह से मौसम में हमने बताया कि कहीं ना कहीं सर्दी बढ़ रही है, पहाड़ों पर बर्फ आ रही है, लेकिन सियासी फिजा धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। रैलियों का आगाज 4 दिसंबर को माना जाता है शंखनाद हुआ, जब प्रधानमंत्री ने परेड मैदान देहरादून में आकर एक जनसभा को संबोधित किया। हाल ही में 16 तारीख को फिर इसी मैदान पर राहुल गांधी आए और उन्होंने भी एक रैली को यहां पर संबोधित किया, जिसे विजय सम्मान रैली का नाम दिया गया और दावा यह किया गया कि पीएम से ज्यादा भीड़ यहां पर जुटाई गई। तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों में, मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में लगातार आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां भी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। इस खास पेशकश के जरिए हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम मुद्दों के बीच इन रैलियों पर जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, क्या रैलियों से सधेगी देवभूमि? तो ये बड़ा सवाल कि क्या रैलियों से सधेगी देवभूमि, और साथ ही चूंकि रैलियों का आगाज हो चुका है ऑफिशियल तौर पर, चूंकि इसी से शंखनाद माना जाता है, तमाम पार्टियों ने अपने चुनावी आयोजनों का, चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। क्या इन पार्टियों के मुद्दे हैं? और अब तक जो रैलियां हुई हैं उसमें एक दूसरे की रैली को बड़ा बताने के दावे प्रतिदावे भी लगातार हो रहे हैं। बनते बिगड़ते समीकरणों पर क्या कुछ पार्टियां आगे काम कर रही हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रविंद्र सिंह हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में थोड़ी ही देर में मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मथुरा जी का भी स्वागत करेंगे। और साथ ही हमारे साथ में सुरेश जोशी जी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन तीनों के जुड़ने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चूंकि रविंद्र जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, रविंद्र सिंह जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। और आम आदमी पार्टी संभावनाओं के रूप में एक मुख्य रूप से उत्तराखंड पर अपने फोकस करती नजर आ रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद यही एक ऐसा राज्य है, गोवा समेत, जहां पर पार्टी की उम्मीदें हैं और लगातार मेहनत भी करती नजर आ रही है। कई तरह की घोषणाएं भी यहां पर की हैं। 2 रैलियां हुई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ने की, दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने भी देहरादून में एक रैली की। आपकी पार्टी के नेता भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, वो भी रैली कर रहे हैं। क्या कुछ समझ आ रहा है आपको भी अपनी संभावनाओं के संदर्भ में? रविंद्र जी, देखिए, ऐसा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का ये मानना है और ये कहना भी है कि हम उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो वास्तव में एक आम आदमी को छूते हैं, उन मुद्दों को उठाने का हम काम कर रहे हैं और करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने पहली गारंटी दी 300 यूनिट बिजली मुफ्त। तो हमारा ऐसा मानना है, जो मुफ्त वाली बात है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हाँ। कि मुफ्त से मतलब ये है कि जनता के पैसे से सरकारें चलती है और सरकार का अपना पूरा खर्चा चल जाने के बाद, सड़क, लाइट, विकास कार्य हो जाने के बाद जो पैसा बचता है वो जनता का है और वो जनता का पैसा किसी ना किसी रूप तक जनता तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई एक आम आदमी कोई भी एक सामान, शैम्पू भी खरीदता है 1 रुपए का, उसमें भी 18% टैक्स इंक्लूड होता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि पहला कि भाई ये पैसा जनता तक वापस पहुंचना चाहिए, बिजली के मुफ्त बिजली के रूप में, सस्ते पानी के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, अच्छे अस्पतालों के रूप में।
तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। दूसरी घोषणा जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कही, वो ये कहा कि सरकार बनने पर 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। और 1 लाख जो नौकरी देने के पीछे जो लॉजिक है वो भी मैं आपसे कहूंगा कि इस वक्त भी 57,000 पद सरकार खाली लिए बैठी है और जिसको भरना नहीं चाहती, उसकी मंशा नहीं है कि वो 57,000 पद भरे। 57,000 पद वो हैं और 43,000 पद हम सृजन करेंगे। अगर हम ये कहें कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से, अगर हम कहें कि अच्छे स्कूल बनाएंगे उनके माध्यम से, तो हमने 1 लाख नौकरी पहले 6 महीने में देने की बात कही है। साथ ही नौकरी लगने तक हम प्रत्येक व्यक्ति जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये हमने कहा। तीसरी गारंटी जो हमने दी, हमने कहा कि जो यहाँ का बुजुर्ग है, बुजुर्ग अगर कहीं कोई यात्रा करना चाहता है, तीर्थ यात्रा करना चाहता है, क्योंकि हम दिल्ली में भी तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, उस तीर्थ यात्रा को देखते हुए हमने 3 ऑप्शन रखे हैं बुजुर्गों के सामने, जिसमें रामलला के दर्शन अयोध्या में, दूसरा करतार साहिब पंजाब में, तीसरा अजमेर शरीफ। तो ये 3 घोषणाएं हमारी हुई। उसके बाद चौथी घोषणा अब आई है, जब हमने कहा है कि 18 वर्ष से जो ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनको हम सशक्त करना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ में हमारी जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम दिल्ली में बात करें तो ज्यादातर वर्किंग वुमेन्स हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में महिलाओं के पास काम नहीं है, घरेलू महिलाएं हैं, तो 1,000 रुपए महीना हमने देने की बात कही है। इन्हीं 4 चीजों को हम लेके फिलहाल चल रहे हैं, क्योंकि इससे बेरोजगारी भी दूर होती है, कहीं ना कहीं जो आपके किचन का खर्चा है वो भी कम होता है, घर का खर्चा भी कम होता है। तो हमने जो जल जंगल जमीन की बात उत्तराखंड वासी करते थे और जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था, हमने विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं रविंद्र जी कि आम आदमी पार्टी यहां आकर सिर्फ प्रलोभन देने का काम कर रही है। इन योजनाओं को विपक्षी पार्टियां प्रलोभन का नाम दे रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनता के पैसे जो आते हैं उससे सरकार के कामकाज होने के बाद उसी जो पैसा बचता है वही हम जनता के बीच जाएंगे। क्या उत्तराखंड में जिस तरह की परिस्थितियां यहां पर हैं, आर्थिक रूप से वो संपन्नता है कि जनता का पैसा आने के बाद, सरकार उसका इस्तेमाल करने के बाद उस पैसे को जनता को वापस दे सके? क्या इन तमाम चीजों के बारे में कोई अध्ययन पार्टी की तरफ से किया गया है या आ रहे हैं और सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं? नहीं, पूरा अध्ययन किया गया है व्यास जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी पेश करूंगा। अभी पिछले हफ्ते भाजपा सरकार ने सत्र में अनुपूरक बजट रखा है और उस अनुपूरक बजट में जो आपका जो विज्ञापनों पर सूचना विभाग को जो पैसे आवंटित करने की बात कही है, वो कही है 396 करोड़ रुपया। 396 करोड़ रुपया अगले 2 महीने की सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पर रखा है। व्यास जी, मुझे आप ये बताएं, मैं एक आम आदमी होने के नाते आपसे ही प्रश्न करता हूं, क्या इन पैसों से किसी गरीब के घर की बिजली नहीं जल सकती थी? क्या इन पैसों से किसी गरीब के घर में नल नहीं पहुंच सकता था, पानी नहीं पहुंच सकता था? पहुंच सकता था, लेकिन मंशा चाहिए। रविंद्र जी, ये विज्ञापन तो दिल्ली की सरकार भी जमकर देखती है। हम यहाँ रायपुर में हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ के अखबारों में भी हम दिल्ली सरकारों के विज्ञापन देखते हैं, तो विज्ञापन से तो कहीं कोई सरकार बची नहीं है। इसलिए लिहाजा उसके संदर्भ में अगर आप आरोप लगाते हैं तो इस पे आरोप कहीं ना कहीं पहले ऊपर आता। चलिए, मैं आपसे बातचीत करूंगा, आगे भी और सवाल करूंगा। इस वक्त मेरे साथ में सुरेश जोशी जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। सुरेश जी, हम दरअसल रैलियों के जरिए देवभूमि में क्या कुछ सियासी माहौल बदलने वाला है या आगे क्या रहने वाला है, इसको जानने समझने की कोशिश इस चर्चा में कर रहे हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री ने देहरादून में परेड मैदान पर जाकर एक ऐतिहासिक रैली की और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद उससे माना गया, और उसके बाद वहां पर तमाम डबल इंजन की सरकार और इन तमाम चीजों को लेकर हुई। ये जो रैलियां हुई, इसके बाद क्या कुछ मान रहे हैं आप आगे सरकार की उम्मीदों को लेकर? देखिए हितेश जी, पहली बात तो ये है कि सरकार जो है कि निरंतर जो कार्य सरकार के द्वारा किए गए, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, हम जन जन तक उन अपने कार्यों को पहुंचा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दिसंबर को रैली करके उस मंच से जिससे उन्होंने रैली की थी, उन्होंने कहा था कि 2017 में आपने डबल इंजन, मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, डबल इंजन सरकार दी,
तो उस डबल इंजन सरकार के बाद मैंने 1 लाख करोड़ रुपया उत्तराखंड के लिए निर्गत किया। और जो पैसा उत्तराखंड में आज चारों तरफ, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे हाइड्रो सेक्टर में हो, जो भी सेक्टर पे डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। जहां तक देखिए आपने योजनाओं की बात की, योजनाएं कुछ लंबे समय की योजनाएं होती हैं जिसमें 5 वर्ष 7 वर्ष का समय लगता है। कुछ योजनाएं शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ योजनाएं मिड टर्म होती हैं। और लगभग हमने जो योजनाएं स्टार्ट की थी 2017 में, उसमें अधिकतर योजनाएं ऐसी हैं कि जो पूरी हो चुकी हैं। और जैसे अब रेलवे प्रोजेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो बहुत जल्दी वो भी पूरा 2023 तक वो भी पूरा होगा, 1.5-2 साल के अंदर। तो ये जनता के बीच में जो रैलियां भारतीय जनता पार्टी की आज से, कल से जो है कि विजय संकल्प रैली प्रारंभ हुई है, उस रैली के माध्यम से भी हम जनता के बीच में जिस जिस क्षेत्र में हमारी रैली जा रही है, पूरे टाटास के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारे नेता वहां पर जाकर के बतला रहे हैं कि भाई आपके क्षेत्र के लिए हमने 5 वर्षों में जो कहा था, हमारे जो सम्मानित विधायक, सांसद, जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उन सभी कामों को हमने पूरा किया है। ठीक है सुरेश जी, लेकिन मंच से प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते रहे डबल इंजन की सरकार है और इसकी वजह से तमाम तरह के विकास उपलब्धियों की बात करते हैं। लेकिन इस डबल इंजन में एक इंजन तो लगातार बना रहा, दूसरा इंजन 3 बार बदलना पड़ गया। क्या जनता के बीच में ये जो मैसेज गया कि क्या कुछ वजहें थी उसको बदलने को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी जाती है इसको लेकर, क्या जनता के बीच में संदेश पहुंचाने में आप लोग कामयाब रहे हैं या रहेंगे कि हाँ जो कुछ भी बदलाव हुआ है वो चीजों को लेकर हुआ और बेहतरी हुई है? हितेश जी देखिए, इंजन का मतलब सरकार से है जी। अगर देश के अंदर इंजन है और प्रदेश के अंदर इंजन है तो डबल इंजन का मतलब सरकार से है। हाँ। सरकार कोई नहीं बदली, सरकार वही थी, नीतियां वही थी, कार्यक्रम वही थे, बजट वही था। इंजन के ड्राइवर बदले नहीं। मैं हितेश जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं। देखिए, व्यक्ति को बदलने को आप इंजन बदलना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने कोई आइडियोलॉजी भी नहीं बदली, हमने कोई विचार भी नहीं बदला। हमने सरकार के कार्यक्रमों को भी यथावत रहा, बजटीय जो प्रोविजंस थे वो भी यथावत रहे, और सरकार के कार्य उसी गति से, जिस गति से चल रहे थे, उसी गति से आगे भी चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। ठीक है। इसलिए जो है कि मैं बड़ी विश्वसनीयता से आपको बतलाना चाहता हूं कि 2017 के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश के सब लोकसभाओं में आकर के निवेदन किया था जनता से कि भाई आपके क्षेत्रों की समस्या के लिए भारत की सरकार और उत्तराखंड की सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगी। हमने वो सारे काम इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी वादे हमने किए थे वो वादे हमने पूरे किए हैं। रविंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ में मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त सीधे नहीं जुड़ पाए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन फोन लाइन पर हैं, तो उनका भी स्वागत करते हुए उनको भी कार्यक्रम में शामिल कर लूं। मथुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जानना चाहेंगे आपसे भी, कांग्रेस पार्टी बड़ी उम्मीदों से इस राज्य को देख रही है। राहुल गांधी की जो रैली हुई, जिसे विजय सम्मान रैली का नाम दिया गया था, यहां पर सैनिकों का सम्मान भी किया गया और यह दावा किया गया कि प्रधानमंत्री की जो रैली इस मैदान पर हुई उससे ज्यादा बड़ी ये रैली थी, लिहाजा कहीं ना कहीं अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फिर से वापसी यहां पर होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। क्या कुछ उम्मीदें, क्या बातें आप रखने जा रहे हैं जनता के बीच में, मथुरा जी? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी जी की जो रैली हुई है उससे आपने खुद ही देखा होगा, सारे आपके मीडिया चैनल्स ने देखा होगा, प्रिंट मीडिया ने देखा होगा, पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा और आम जनता ने भी देखा है कि अभूतपूर्व रैली हुई है। ऐसी रैली न पहले कभी हुई, न भविष्य में ऐसी रैली मुझे लगता है कि कभी होगी दोबारा, क्या पता हो भी, लेकिन अभी तक का जो इतिहास मैंने देखा परेड ग्राउंड की, ऐसी अभूतपूर्व रैली कभी नहीं हुई। और स्वतः स्फूर्त जनता आई हुई थी वहां पर, किसी की लाई हुई जनता नहीं थी। कार्यकर्ता धारचूला से लेकर मोरी तक का कार्यकर्ता वहां पहुंचा हुआ था, जोशीमठ से लेकर आपका प्राण कलियर तक का, झबरेड़ा तक का कार्यकर्ता वहां पर पहुंचा हुआ था। सारे लोग बड़े उत्साह से, बड़ी सफलतम रैली रही है। ये हमारा नहीं, आप लोगों का आकलन है जी। और हम कोई उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, अपने मुंह हम अपनी कोई तारीफ नहीं करेंगे। ये तो सफल रही, अभूतपूर्व रही, इसका निर्णय आपको करना है, हमको नहीं, जनता को करना है और जनता को देखना है। जहां तक सवाल है उत्तराखंड के मुद्दों का, तो उत्तराखंड के बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमने कहा कि 5 साल में ये सरकार जो रोजगार देने के नाम पर सरकार आई थी, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर जो सरकार आई थी, जो जिसने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगाए थे, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता पर
5 वर्ष में कोई मुकदमा नहीं कर पाए, किसी नेता को ये जेल नहीं भेज पाए, किसी पे कोई आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए। एक इन्होंने वातावरण बनाया था भ्रष्टाचार, लेकिन लोकायुक्त तक आज तक नहीं बना पाए। एक मुकदमा किसी भी कार्यकर्ता पर कांग्रेस ने किसी ने भ्रष्टाचार किया और भाई ये सबूत है, जनता को नहीं दिखा पाए। बेरोजगारी चरम पर है उत्तराखंड का, अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो 23% सर्वोच्च दर पर, देश के सारे राज्यों के सबसे ऊपर बेरोजगारी यहाँ पर है। और स्वास्थ्य सेवाएं आप देख रहे हैं कि सारी चरमरा रखी हैं। प्रदेश में क्या हाल कि इनके मंत्री खुद कोरोना काल में परेशान रहे। इनके मंत्री को बयान देना पड़ा कि हमसे पहले वाली जो सरकार थी, एक मंत्री गणेश जोशी जी ने साफ कहा कि त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने काम किया होता तो हमको ये नहीं भुगतना पड़ता। हरक सिंह रावत अपने भांजे को दर ठोकरें खाते रहे अस्पतालों के, वो अपने भांजे का इलाज नहीं करा पाए। तो कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मथुरा जी, अभी आप सुरेश जोशी जी को सुन रहे थे, उनका तो कहना है कि जिन जिन बातों को लेकर हमारी सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार, और हमने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर काम किया है और जनता उस पर विश्वास जताएगी। मथुरा जी, मैंने आपको उदाहरण दे दिया ना, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, इनकी सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप। आप बताइए, रेखा आर्या और इनके अधिकारियों के बीच में कितना बड़ा झगड़ा था, आज भी झगड़ा है। वो सतपाल महाराज अपने अधिकारियों से कितने बड़े परेशान रहते हैं, आपके सामने की बात है। आप देखिए, एक चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था, ओम प्रकाश जी काम कर रहे थे, तो अगर सब ठीक ठाक था तो क्यों हटाए गए एक बार। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, अगर इनके मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए इन्होंने। इनके संगठन में बहुत अच्छा काम चल रहा था तो 3 प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बदल दिए। इसका जवाब दे दें। बाकी तो ये कांग्रेस को, इनकी आदत है, कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस के लोगों को नहीं सुनेंगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है। आप देखिए जो चीजें घटनाएं घटित है, मैं उनका सुरेश उदाहरण जी इस पर प्रतिक्रिया, सुरेश जी इस प्रतिक्रिया लेता हूँ आपसे। मैं रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, एक बार सुरेश जी की प्रतिक्रिया ले लूँ, फिर आपके पास रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। जी सुरेश जी। आदरणीय मथुरा दत्त जी ने कहा कि कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए। आज भी माननीय हरीश राव जी पे मुकदमा दर्ज है और सीबीआई की जांच हो रही है। जहां तक मुकदमे की बात ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का ही मुकदमा है वो, प्रदेश को लूट दो और बर्बाद कर दो वाला। जहां तक ये कह रहे हैं कि आपने सरकार बनने के बाद की बात कर रहा हूं, 4 प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रखे हैं, ये 4 प्रदेश अध्यक्ष बना करके कांग्रेस चला रहे हैं और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। देखिए, प्रश्न ये है कि सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल है उसका रिजल्ट जनता ने देना है। मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव हैं, सभी पार्टियां आएंगी और अपनी अपनी बात को रखेंगी। सबको पार्टी अपनी बात रखनी भी चाहिए, हम भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन हितेश जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की जनता जो है कि वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः लौटाना चाहती है। ये जो मिथक हैं पुराने, एक बार कांग्रेस आएगी एक बार भाजपा आएगी, ये मिथक इस बार टूटेगा, क्योंकि आपके विश्वसनीय चैनल पर मैं इस बात को कह रहा हूं। बेरोजगारी के मुद्दे पर दोनों ही जो हमारे मेहमान मौजूद हैं कार्यक्रम में, बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल खड़े करते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर जो बातें आपने कही थी आज वो पूरे नहीं हुए हैं। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, रविंद्र जी ने भी कमोबेश ये बात की और मथुरा जी ने भी कमोबेश ये बात की, और ये ऐसी समस्या है जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है। रोजगार के संदर्भ में क्या कुछ है आपके पास कहने के लिए, बताने के लिए आंकड़े? देखिए हितेश जी, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार आएगी, सरकारी सेक्टर में बहुत सीमित रोजगार हैं। ये कहना कि हम 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, 20,000 देंगे, ये बहुत आसान है। चुनावी घोषणा में हम लोग कह सकते हैं, कोई भी कहेगा। लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई हमारी रेवेन्यू की स्थिति क्या है और उसी रेवेन्यू के आधार पर हमने सरकारी सेक्टर का रोजगार देना है। दूसरा रोजगार प्राइवेट सेक्टर का है, तीसरा रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मैं तीनों रोजगारों की बात बता दूं कि सरकारी सेक्टर पर हमने जो अभी तक रोजगार दिया है 16,000 के आसपास रोजगार मिल चुका है, और आचार संहिता से पहले मुझे लगता है कि 8-9 हजार लोगों को और रोजगार मिलेगा, जो प्रक्रिया चल रही है। प्राइवेट सेक्टर और सरकार अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो हमने बहुत उस पर प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है। हमने जो है कि जो उत्तराखंड के बेरोजगार लोग थे उनको 3 लाख तक का विदाउट इंटरेस्ट हमने लोन दिया है, होम स्टे खोलने के लिए, टैक्सी उसके लिए। लेकिन कोरोना काल के कारण निश्चित तौर पर दिक्कतें आई हैं, और आज के दिन अगर आप अभी गूगल खोलेंगे तो उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 3.79 है। आप खुद खोल लीजिए, अभी खोल लीजिए, भाई लोग भी खोल लें। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम ये कह सकते हैं कि भाई कोरोना की वजह से
बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन आने वाला जो समय है वो उत्तराखंड का समय है, क्योंकि हमने ठीक है, आने वाला समय उत्तराखंड का समय है। है। कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। रविंद्र जी, अपनी बात आप कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। जी रविंद्र जी। देखिए, मुझे सुरेश जोशी जी की बात से आपत्ति है कि इन्होंने कहा कि हमने आदमी बदले लेकिन हमारी विचारधारा या हमारा जो सिस्टम था वो एक जैसा चला। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जैसे ही तीरथ जी हटे, तीरथ जी आए, तीरथ जी ने साफ कहा कि हम जो है पंडा पुरोहितों का जो मामला है वो बहुत गलत हुआ उनके साथ, और त्रिवेंद्र जी ने उनके साथ गलत किया। बल्कि अब जब हम बात करते हैं, अब जब धामी जी आए हैं तो उसको हटा ही लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि तीरथ जी के करे हुए कामों को, लगभग सभी कामों को इन्होंने निरस्त किया। ये तो ऐसे करा कि जैसे कांग्रेस की कोई सरकार हो, उसका कोई मुख्यमंत्री हटाओ तो बीजेपी का आया हो। मतलब इन्होंने आपस में इतना विरोध दिखाया मुख्यमंत्री के पद पर कि जो जनता ने देखा है और महसूस किया है, और उसका जवाब इन्हें जनता देगी, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी जोशी जी कह रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरे भाई, आपके पूर्व मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बेरोजगारी -1% है। आप तो ये कहते हैं। आपके इतने ज्ञानवान जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, वो कहते हैं -1% है, बेरोजगारी है ही नहीं, 1-आधा% माइनस में है, वो भी कोई विकलांग होगा तो उसको होगी। मतलब ये ऐसे इनके मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि गाय के गोबर से ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब तरह तरह के बयान इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि घुटनों से ऊपर जीन्स की बात करते हैं और फटी जीन्स की बात करते हैं। वर्तमान पर बात करते हैं ना अपन, वर्तमान पर रविंद्र जी बात कीजिए ना, क्योंकि आने वाले समय में आगे क्या कुछ है, बातें हैं, मुद्दे हैं, ढेर सारी चीजें करने को लेकर हैं। जी रविंद्र जी। हर आदमी का एक मेंटल लेवल होता है व्यास जी। इनका मेंटल लेवल देखिए क्या है कि ये क्या काम करेंगे। जी व्यास जी। जी रविंद्र जी, मैं वही कह रहा हूं कि चूंकि जो पीछे हुआ उसके ऊपर और किसी के मेंटल लेवल पर टिप्पणी करने के बजाय हम ये बात करें तो ज्यादा सार्थकता से किसी निष्कर्ष की तरफ हम निकल पाएंगे कि जो बातें हम मुद्दों के उठाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या है, जनता को हम बेहतर ढंग से समझाने में कामयाब होते हैं। और हमारी इस चर्चा में हम ये कोशिश यही करते हैं कि एक सार्थक संवाद कम से कम हो सके। रविंद्र जी, फिर भी आम आदमी पार्टी के पास क्या रोड मैप रोजगार को लेकर, क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार जितना देना था वो दिया नहीं, आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, उधर से सुरेश जी भी अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं। क्या रोड मैप आपके पास? अगर आप ये कहते हैं कि आप 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं तो क्या रोड मैप? देखिए, 57,000 पद हैं जो इस समय खाली पड़े हुए हैं और उन्हें तुरंत भरा जाएगा। और 43,000 पद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि सृजन किए जाएंगे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के हों, चाहे वो पर्यटन विभाग के हों। 43,000 पद एकदम सृजन किए जाएंगे। और देखिए, पैसा सरकार के पास आता है, लेकिन वो सरकार कैसे उसका यूज करती है, ये एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार बीजेपी ने मैंने आपको पहले भी कहा, अभी 2 महीने के लिए 396 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी रकम होती है 396 करोड़ रुपया विज्ञापन के लिए। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जनता के पैसे को फिजूल खर्च कर रहे हैं और इनकी सरकार को मैं तो कहता हूं कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि इनके मुख्यमंत्री को सुरेश सद्बुद्धि जी अपनी दे। बात बीच में कहना चाह रहे थे, सुरेश अपनी बात कीजिएगा फाइनल। हाँ हितेश जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, इन्होंने विज्ञापन की बात कही है। हमने एक आरटीआई में हमारे दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने निकाला था, 870 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग जो है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार विज्ञापन पे खर्च कर रही है। दिल्ली की 7 साल में 68 से बहुत 856। ज्यादा है। सुरेश जी, उत्तराखंड पे बात कर ले। अरविंद सुनो, अपने बात बोलिए, बीच में अच्छा बीच में मत करो। एक बात उनकी पूरी हो जाए फिर आता हूं। कुछ बात कर ले जोशी जी, निवेदन है आपसे। मैं बीच में नहीं बोला था, कुछ तो मैं बीच में नहीं बोला, भला कर लो। आप बीच में मत दिल्ली बोलो। वासियों का भला। ठीक है रविंद्र जी, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लें, एक बार उनकी बात सुन लें, फिर आपके पास भी आता हूं। सबको मौका देंगे जी। देखिए, पहली बात है कि 800 करोड़ रुपए लगभग ये खर्च कर रहे हैं, और उसका अगर 7 साल का हिसाब जोड़ते हो तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 64 64,000 करोड़ रुपया विज्ञापन पे खर्च करने वाली पार्टी वो कहती है कि साहब 300 करोड़ क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, 68,000 करोड़ रुपए का उत्तराखंड पे कर्ज है, दिल्ली पे कर्ज नहीं है। दिल्ली पे कोई कर्ज नहीं है। तुमने कर्ज में डुबो दिया है उत्तराखंड को 11 साल में। उस पर बात करें। कर्जे की भी बात मैं बता रहा हूँ ना, कर्जे की भी बात। 68,000 करोड़ रुपए का आपने जो कर्जा है, तो बहस नहीं हो पाएगी।
ये गलत बात है। ठीक है, भाई मैं बहुत ध्यान रविंद्र जी आपके पास आता हूँ ना, आपके पास आता हूँ रविंद्र जी, आपके पास आता हूँ। ठीक है ठीक है रविंद्र जी, सुरेश जी, जो बात रविंद्र जी कहना चाह रहे हैं वो ये है कि दिल्ली और उत्तराखंड का कंपैरिजन नहीं है। दिल्ली की आय अलग है, उत्तराखंड की आय अलग है। उत्तराखंड के ऊपर जो है कर्ज है और कर्ज में डूबी हुई सरकार इस तरह से तमाम जो चीजों की बात कर रही है वो कैसे कर पाएगी, उनका ये कहना है। पहले इसका जवाब दे देते, फिर मैं रविंद्र जी के पास भी जाता हूं। जी सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। अगर आप मिनिमम बैगेज पे भी जाते हैं, जो भारत सरकार के, उत्तराखंड सरकार के लेबर एक्ट्स हैं, आप 15,000 रुपए भी किसी को वेतन देंगे तो 1 लाख को 15,000 से मल्टीप्लाई करिए, कितने पैसे हो गए साहब? आपका जो स्टेट का बजट है, जो ठीक है रविंद्र जी, चलिए रविंद्र जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे भी कह रहा हूं। रविंद्र जी, आपने हाल ही में आपकी पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है रविंद्र जी कि 18 साल से ऊपर की तमाम महिलाओं को, एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं को 1,000 रुपए आप 1 महीने के देंगे। अभी आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली की परिस्थितियों में और उत्तराखंड की परिस्थितियों में अंतर है। उत्तराखंड में आर्थिक स्थितियां वैसी नहीं है। जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो क्या इस योजना को लोक लुभावन न माना जाए? और अगर आप इसको लागू भी करते हैं तो क्या आप उसको उस तरह से, उसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ेगा उसकी भरपाई कर पाएंगे? बहस में बिठाइए जी रविंद्र जी, उत्तराखंड के बजट की बात करते हैं, खत्म हो जाए, कैसे बढ़ सकते हैं अगर इस पे डिस्कस करते हैं, भ्रष्टाचार लेकिन हो जाए तो तो पैसा ही नहीं है। अब आप ये कहते हैं कि हम यहाँ 1,000 कर महिलाओं को 1100, ठीक है ठीक है ठीक है, वही सवाल मैंने पूछा, उनसे जवाब ले लेते हैं एक बार, सुरेंद्र जी से, रविंद्र जी। व्यास जी, अगर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार रुक जाए, अगर उत्तराखंड में अवैध खनन रुक जाए, अगर उत्तराखंड में जो शराब माफिया है उन पर सही नकेल कसी जाए तो उत्तराखंड को इतना राजस्व होता है। अगर में काम हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, तो पर्यटन के माध्यम से हमें इतना ज्यादा राजस्व रेवेन्यू मिल सकता है कि उत्तराखंड को ना सिर्फ वो अपना कर्जा चुकाने में सक्षम होगा, बल्कि यहाँ के बच्चों को रोजगार भी मिलेंगे, यहाँ की महिलाएं भी सशक्त। मेरे पास समय की कमी है, वरना इस समय की कमी है, वरना इस चर्चा को और आगे लंबे खींचा जा सकता है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जिसपे हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर रैलियों की शुरुआत हुई है और इस रैलियों के साथ ही उत्तराखंड में अब फिजा, राजनीतिक फिजा गर्माती जा रही है। बर्फ लगातार जिस तरह से गिर रही है पहाड़ों में, ठंड पूरे देश में हो रही है, लेकिन उत्तराखंड गर्मा रहा है, चूंकि वहां की सियासत गर्मा रही है और उसके पीछे अपने कारण भी इस चर्चा के दौरान देखा। अपने अपने दावे हैं, लिहाजा अब ये जनता को तय करना है कि किसके दावों में कितनी ताकत है। लेकिन ये शुरुआत रैलियों की है, आगे भी देखना होगा कि क्या कुछ और तमाम पार्टियों की तरफ से देखने को मिलता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या रैलियों से देवभूमि सधेगी। इसी सवाल के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।